प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमें आकृति दी गई है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। ठीक है, फिर हमें दिया गया एक मध्यिका एडी, तो हमने एक मध्यिका ले ली एडी। ठीक है, एडी मध्यिका मतलब वो ए से शुरू होगी और डी पर जाएगी। तो मध्यिका माध्यिका का मतलब होता है कि वो एक शीर्ष से शुरू होती है और उस शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर उसको काटती है, सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है या सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो डी जो है वो बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब हमें दिया गया एडी पर स्थित एक बिंदु है ई। ठीक है, कोई बिंदु है, तो ई एक बिंदु ले लिया हमने एडी पर। ठीक है, बी और ई और सी और ई को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें प्रश्न में दर्शाना है त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल। ये रहा त्रिभुज एबीई नीला वाला, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज एसीई के क्षेत्रफल के। त्रिभुज एसीई के क्षेत्रफल के बराबर ये हमें इसमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया गया एडी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है और हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी नीला वाला त्रिभुज और त्रिभुज एसीडी, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की मध्यिका जो है एडी, ये त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज कौन कौन से होंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आप देखिए ईडी जो है वो त्रिभुज ईबीसी की मध्यिका है। त्रिभुज ईबीसी, ये जो त्रिभुज हमने दिखाया ईबीसी, ईडी जो है उसकी मध्यिका होगी, क्योंकि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो ईडी जो है त्रिभुज ईबीसी की भी मध्यिका होगी। ठीक है, अब फिर से हमें पता है त्रिभुज की मध्यिकाओं से दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ईसीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मध्यिका ईडी त्रिभुज ईबीसी को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है और वो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज कौन से हैं, ईबीडी और ईसीडी। ईबीडी और ईसीडी। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला था त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी की जगह, क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज एबीडी किससे मिलकर बना है, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज ईबीडी से मिलकर बना है। उसी प्रकार त्रिभुज एसीडी किससे मिलकर बना है, त्रिभुज एसी और त्रिभुज ईसीडी, इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, त्रिभुज एसीई का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समीकरण 2 में हमने निकाला था त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ईसीडी के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज ईबीडी के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल। तो हमने त्रिभुज ईबीडी के क्षेत्रफल की जगह रख दिया त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, कहाँ से, समीकरण 2 से। अब त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल से त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसी का क्षेत्रफल, और यही हमें प्रश्न में दर्शाना था। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दो में हमें दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया और हमें दिया गया है कि एडी जो है मध्यिका है। ठीक है, एडी जो है मध्यिका है, तो हमने एक एडी मध्यिका खींच ली, ए से डी तक खींचेंगे, ए से सम्मुख भुजा बीसी पर खींचेंगे। ठीक है, तो ए से हमने एक मध्यिका खींची एडी, जो कि बीसी पर डी पर मिलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी जो है बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि एडी मध्यिका है। ठीक है, और हमें प्रश्न में दिया गया है ई जो है मध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ई जो बिंदु है वो एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमने बी से ई को जोड़ दिया और सी से ई को जोड़ दिया। अब हमें प्रश्न में दर्शाना क्या है, ये जो त्रिभुज बीईडी है, नीला वाला जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज एबीसी, पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का कितना होगा, 1/2
4 होगा, ये हमें दर्शाना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया एडी जो है एबीसी की मध्यिका है, त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज जो एबीसी है वो एसीडी त्रिभुज और एबीडी त्रिभुज से मिलकर बना है, पीले वाले त्रिभुज से और ये नीले वाले त्रिभुज से मिलकर मिलकर बना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के। तो अब हम त्रिभुज एसीडी की क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, और बाकी हमने वैसा ही रख दिया समीकरण को। ठीक है, अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, बाकी समीकरण वैसा ही रहा हमारा। अब 2 दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 का। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसे हम मान लेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का आधा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम त्रिभुज एबीडी में देखते हैं, त्रिभुज एबीडी की एक मध्यिका है बी। ठीक है, बी, क्यों, क्योंकि ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब जो है बीई जो होगी वो एबीडी की मध्यिका होगी, त्रिभुज एबीडी की। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो त्रिभुज एबीडी जो है दो बराबर वाले क्षेत्रों में विभाजित होगा, किससे, मध्यिका बीई से। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, त्रिभुज एबी और त्रिभुज बीडी। ठीक है, त्रिभुज एबी और त्रिभुज बीडी जो है बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीडी को जो है मध्यिका जो है उसकी दो बराबर वाले क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे, त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के बराबर। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीडी, इसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे। ठीक है, अब त्रिभुज एबी के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख सकते हैं, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर त्रिभुज एबी के क्षेत्रफल की जगह रख देंगे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, बाकी वही रहा, वैसा ही रहेगा। अब 2 दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला था त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का आधा होगा, और समीकरण 2 में हमने निकाला था त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, बराबर किसके, 1/2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से। अब आप देखिए 1/2 गुणा 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और यही जो है हमें प्रश्न में दर्शाना था कि त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 3 में हमें कहा गया है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया प्रश्न में, मान लेते हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है और बीडी समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है। मान लेते हैं कि दोनों विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज एओबी, त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज सीओडी और त्रिभुज डीओए। तो हमें सिद्ध करना है कि ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये हमें दर्शाना है। दोस्तों हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.6 के वीडियो में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो O है वो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, जो लाल वाला विकर्ण है AC इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, BD का भी मध्य बिंदु होगा, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो अगर O जो है विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो जो BO है ये त्रिभुज ABC की मध्यिका होगी, त्रिभुज ABC की मध्यिका होगी BO। ठीक है, अब हमने अध्याय 9 में पढ़ा है कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC। ठीक है, ये दो त्रिभुजों में बांट रही है मध्यिका BO, किसको? त्रिभुज ABC को। तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। विषय प्रमेय 8.6 को लिख लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है वो विकर्ण BD, जो नीला विकर्ण है, उसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अगर विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है, ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो CO है वो त्रिभुज BCD की मध्यिका होगी। ठीक है, और हमें पता है कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है, विभाजित करती है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो मध्यिका है CO त्रिभुज BCD को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो O है विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये BD का भी मध्य बिंदु है, पर हम यहाँ पर उपयोग करेंगे AC का। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC लाल वाला विकर्ण। तो हम कह पाएंगे जो DO है वो त्रिभुज ACD की मध्यिका होगी। ठीक है, त्रिभुज ACD की मध्यिका होगी DO। और हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज DOA के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DOA का क्षेत्रफल। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 में हमने निकाला था त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। समीकरण 2 में निकाला था त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के। और समीकरण 3 में हमने निकाला था त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DOA के क्षेत्रफल के। अब हम इन तीनों समीकरणों को समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के, तो वही लिख दिया हमने, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। समीकरण 2 में देखिए त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के। समीकरण 3 में देखिए COD का क्षेत्रफल किसके बराबर है? DOA के क्षेत्रफल के। तो COD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा DOA के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो AOB का क्षेत्रफल बराबर हो गया BOC के, BOC का बराबर हो गया COD के, और COD का बराबर होगा DOA के। इसका मतलब ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार चतुर्भुजों में बांटते हैं, और यही हमें दर्शाना था। और तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न 4 में हमें एक आकृति दी गई है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हमने एक आधार बना दिया AB, इस पर एक त्रिभुज है ABC, और इसी आधार पर दूसरा त्रिभुज है ABD। ठीक है, और कहा गया कि रेखाखंड CD AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। जो रेखाखंड CD है ये बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहा है AB से, मतलब CD दो बराबर भागों में बट रहा है, यानी कि CO बराबर DO, CO और DO आपस में बराबर है। या फिर हम कह पाएंगे कि जो O है वो भुजा CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, भुजा CD का मध्य बिंदु होगा O। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है प्रश्न में कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हमने देखा कि O जो है भुजा CD का मध्य बिंदु है, तो हम क्या पाएंगे AO जो है त्रिभुज ACD की मध्यिका है। ठीक है, तो ये जो AO है वो त्रिभुज ACD की मध्यिका है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले
दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार देखिए BO जो है वो त्रिभुज BCD की मध्यिका होगी। क्यों? क्योंकि O जो है भुजा CD का मध्य बिंदु है, तो BO त्रिभुज BCD की मध्यिका है। ठीक है, BO जो है त्रिभुज BCD की मध्यिका है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमने समीकरण 1 लिख दिया और समीकरण 2 को लिख दिया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज AOD के क्षेत्रफल धन त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल है पीला वाला, ये किसके बराबर है? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, जो हरा वाला क्षेत्रफल है पूरा, दोनों का क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के। तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दर्शाना था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, हमने दर्शा दिया। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 5 दोस्तों, इस प्रश्न 5 में 3 भाग हैं। पहले हम प्रश्न को समझते हैं, फिर उसमें 3 भागों में हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है, उसे देखेंगे। हमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, तो हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया। फिर हमें दिया गया है जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, D भुजा BC का मध्य बिंदु ले लिया। फिर हमें दे रखा है जो E है वो भुजा CA का मध्य बिंदु है। E जो है भुजा CA का मध्य बिंदु है, और जो F है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। F जो है भुजा AB का मध्य बिंदु, ये हमें दे रखा है। अब हम तीनों बिंदुओं को जोड़ देंगे। ठीक है, D को E से, D को F से और E को F से, तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब हम भाग 1 में जाते हैं। भाग 1 में हमें क्या बताना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये जो नीला नीला क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो BDEF है ये एक समांतर चतुर्भुज है, पहले भाग में। ठीक है, दूसरे भाग में हमें क्या बताना है? जो त्रिभुज DEF है, ठीक है, ये बीच वाला त्रिभुज है जो अभी पीला पीला दिख रहा है, ये त्रिभुज DEF जो है वो बड़ा वाला त्रिभुज जो ABC त्रिभुज है। ठीक है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, उसका 1/4 है क्षेत्रफल में, एरिया। ठीक है, और तीसरे भाग में हमें बताना है ये जो समांतर चतुर्भुज जो पहले भाग में बताएंगे BDEF, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे बड़े क्षेत्रफल ABC के बड़े के क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, तो हमें इन 3 भागों में ये 3 चीजें दर्शानी है। इसके पहले भाग को हल करते हैं हम। त्रिभुज ABC में हमें दिया गया F भुजा AB का मध्य बिंदु है, और जो E है भुजा CA का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.9 के वीडियो में पढ़ा था, किसी त्रिभुज की अगर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F और E त्रिभुज ABC की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो तीसरी भुजा कौन सी त्रिभुज की? यहाँ पर BC के समांतर भी होगा और BC का आधा भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि FE जो है BC के समानांतर भी है और BC का आधा भी है। तो FE हमने लिख दिया BC के समानांतर है। FE और अगर BC समानांतर है तो FE और BD भी समानांतर होंगे, क्योंकि BD जो है BC पर ही स्थित है, तो हम कह देंगे FE समानांतर BD। ठीक है, FE BD के समानांतर होगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और प्रमेय के अनुसार FE जो है BC का आधा होगा, तो FE जो है BC का आधा होगा। ठीक है, और हमें पता है D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर D BC का मध्य बिंदु है तो BD कितना होगा? 1/2 BC। अब BD भी 1/2 BC है और FE भी 1/2 BC है, तो FE बराबर BD हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, FE जो है BD के बराबर हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला FE और BD आपस में समानांतर है। समीकरण 2 में हमने निकाला FE और BD आपस में बराबर हैं। अब हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.8 की वीडियो में सिद्ध किया था, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समानांतर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए चतुर्भुज BDEF में FE और BD,
एफ ई और बी डी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर भी है और यही युग्म बराबर भी है एफ ई और बी डी समीकरण 2 में। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो चतुर्भुज हमारा बी डी ई एफ है वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यही हमें पहले भाग में दर्शाना था। ये तो हमारा पहले भाग का उत्तर हो गया कि चतुर्भुज बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और इसी विधि से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो चतुर्भुज डी सी ई एफ है ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसी विधि से हम सिद्ध कर सकते हैं। और उसी प्रकार इसी विधि से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि चतुर्भुज डी ई एफ, चतुर्भुज डी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, भाग 1 में हमने सिद्ध किया था कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बी डी एफ का जो एक विकर्ण है वो क्या होगा, डी एफ एक विकर्ण होगा। ठीक है, और अध्याय 8 में प्रमेय 8.1 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर डीएफ और बीडीएफ त्रिभुज जो है, डीएफ त्रिभुज और बीडीएफ त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था दो आकृतियां अगर सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल डीएफ का बराबर होगा क्षेत्रफल बीडीएफ के। ठीक है, डीएफ का जो क्षेत्रफल है वो बीडीएफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। हमने निकाला था कि चतुर्भुज डीसीईएफ ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण क्या है, डी, डी इसका एक विकर्ण है। फिर वही अध्याय 8 में हमने पढ़ा था प्रमेय 8.1 में कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज डीएफ और त्रिभुज डीसीई ये क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमने वो लिख दिया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, हमने अभी अभी सिद्ध किया था कि समांतर चतुर्भुज डीईएफ होगा। ठीक है, डीईएफ जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर देखिए डीईएफ एक समांतर चतुर्भुज है और एफ ई क्या है, उसका एक विकर्ण है। हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.1 के वीडियो में पढ़ा था किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डीएफ जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज एएफई के। ठीक है, फिर हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से क्या पाएंगे कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज एएफई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 5। समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 को हमने लिख दिया। अब समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल करने पर, ठीक है, अब आप देखिए समीकरण 3 में लिखा है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीएफ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीएफ के क्षेत्रफल के बराबर है। समीकरण 4 में है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल के बराबर है। समीकरण 5 में है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज एएफई के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज एएफई के क्षेत्रफल के बराबर। अर्थात ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बीडीएफ के। ठीक है, और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, डीसीई के। और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज एएफई के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 6। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बीडीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एएफई का क्षेत्रफल, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर। वही हमने यहाँ पर अभी लिख दिया। हमने समीकरण 6 को फिर से लिख दिया और जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखा था तीनों चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बराबर उसको लिख दिया फिर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे, त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। उसी प्रकार त्रिभुज डीसी के क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे, त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। और त्रिभुज एएफई के क्षेत्रफल की जगह भी रख देंगे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डीएफ तो डीएफ ही रहेगा, बीडीएफ भी डीएफ लिख देंगे, डीसी को भी डीईएफ लिख देंगे और एएफई को भी डीईएफ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल 4 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 4 गुणा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
और यही हमें भाग 2 में दर्शाना है इस प्रश्न के। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 7 और ये भाग 2 का उत्तर भी है हमारा। हमने समीकरण 6 को फिर से लिख दिया, जिसमें चारों चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर थे, चारों छोटे चतुर्भुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिलकर किसके बराबर होगा, चतुर्भुज बी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब समीकरण 6 में देखिए त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बी डी एफ के क्षेत्रफल की जगह रख देंगे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। हमने बिल्कुल वैसा ही किया, बी डी एफ के क्षेत्रफल की जगह रख दिया हमने त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज बीडीएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। तो 2 बार आ रहा है त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज बीडीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा चतुर्भुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अभी अभी हमने इस प्रश्न के भाग 2 में सिद्ध किया था कि त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल जो है वो 1/4 गुणा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के है, और जिसे हमने समीकरण 7 भी माना था। तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे, 1/4 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हमने बिल्कुल वही किया। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 नीचे। तो चतुर्भुज बीडीएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और हमें यही इस प्रश्न के तीसरे भाग में दर्शाना है, तो यही हमारे इस प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न 6 को हम देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, जो आकृति दी गई है उसमें एसी और बीडी दो विकर्ण है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें दिया गया कि ओबी जो है वो ओडी के बराबर है, ओबी और ओडी आपस में बराबर है। और हमें दिया गया है कि एबी और सीडी आपस में बराबर है, एबी और सीडी आपस में बराबर है। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न के जो पहले भाग है उसमें बताना है कि त्रिभुज डीओसी, जो ये पीला वाला त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिभुज एओबी के क्षेत्रफल के बराबर है। यह हमें पहले भाग में दर्शाना है। दूसरे भाग में हमें दर्शाना है कि डीसीबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीसीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज एसीबी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, और तीसरे भाग में हमें दर्शाना है कि जो डीए भुजा है वो सीबी भुजा के समानांतर होगी, या फिर एबीसीडी जो है वो समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो हम पहले वो कर लेते हैं। एसी पर एक लंब डाला हमने डीएम, ठीक है, डी से एम, और एसी पर एक और लंब डाला हमने बी से एन, ठीक है, बी एन। तो ये दो लंब हमने डाले एसी पर, एक डीएम और दूसरा बी एन। आइए अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज एमओडी और त्रिभुज एनओबी में, ठीक है, कोण एम बराबर कोण एन, क्योंकि ये दोनों कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो डीएम है और बीएन है वो भुजा एसी पर लंब है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो हमने कोण के लिए लिख दिया ए एंगल। उसी प्रकार कोण एमओडी, ये वाला कोण एमओडी किसके बराबर होगा, कोण एनओबी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण है तो हमने फिर से लिख दिया ए। अब ओडी बराबर ओबी, ये प्रश्न में दिया गया है, ओबी बराबर ओडी, तो हमने लिख दिया ओडी बराबर ओबी, दिया गया है हमें प्रश्न में। भुजा है तो हमने लिख दी साइड। ठीक है, ओडी और ओबी आपस में बराबर है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, बस उनका क्रम देख लेते हैं। ए एस है तो कोण कोण भुजा, ठीक है, तो कोण पहले कोण का तो एम लिख लिया, फिर दूसरे कोण का बीच का अक्षर ओ लिख लिया, फिर भुजा है तो भुजा का आखिरी अक्षर डी लिख लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एमओडी, अब दाईं तरफ देखते हैं, कोण है तो एन लिख लिया, फिर दूसरे कोण का बीच का अक्षर ओ और भुजा का आखिरी अक्षर बी, तो हो जाएगा त्रिभुज एनओबी। त्रिभुज एमओडी और त्रिभुज एनओबी क्या होंगे, सर्वांग होंगे। किस नियम से, एएस के नियम के द्वारा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए पहला और आखिरी अक्षर ले लेते हैं, तो एम डी किसके बराबर होगा, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे एन बी, तो एम डी बराबर होगा हमारा एन बी के। ठीक है, एम डी और जो एन बी है वो आपस में बराबर होंगे, जो लंब डाले थे हमने। ठीक है, ये एम डी और एन बी ये आपस में बराबर होगा, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग है तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज एमओडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एनओबी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2।
अब त्रिभुज MDC और त्रिभुज NBA में, ठीक है, कोण M बराबर कोण N होगा, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने रचना में DM जो है और NB जो है वो AC पर लंब डाले थे। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है 90 डिग्री, तो R लिख दिया हमने। फिर DC बराबर BA, DC मतलब कि CD बराबर BA मतलब AB, ये हमें दिया गया है प्रश्न में ही, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, DC और BA आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हमने ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो हाइपोटेनस के लिए हमने H लिख दिया। और MD बराबर NB, MD और NB आपस में बराबर है, ये हमने समीकरण 1 में अभी निकाला था, और ये भुजा है तो हमने H लिख दिया, ठीक है। अब RHS नियम के द्वारा, RHS नियम के द्वारा क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, बस इनका क्रम देख लेते हैं। क्रम R राइट एंगल जहां बन रहा है पहले तो वो लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है, M और N, ठीक है, तो M और N लिख दिया। फिर हम कर्ण लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ण को शुरू कहाँ पे करेंगे, जहां पे जो तीसरी भुजा है S जो है भुजा वो खत्म हो रही हो, ठीक है, तो भुजा कहाँ पे खत्म हो रही है, D पे, तो कर्ण को लिख देंगे हम DC, MDC। इसी तरह दाईं तरफ कहाँ पे खत्म हो रही है, B, तो B से शुरू होगा कर्ण तो BA, तो NBA। तो हम कह देंगे त्रिभुज MDC सर्वांग सम होगा त्रिभुज NBA के। और हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो त्रिभुज MDC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज NBA के क्षेत्रफल के। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 को हमने लिख लिया। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं, मतलब उनकी बाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे और दाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज MOD धन त्रिभुज MDC, ठीक है। तो हम देखेंगे त्रिभुज MOD धन त्रिभुज MDC, और दाईं तरफ क्या है, त्रिभुज NOB धन त्रिभुज NBA का क्षेत्रफल, त्रिभुज NOB धन त्रिभुज NBA का क्षेत्रफल। अब आप देखिए जो त्रिभुज MOD धन त्रिभुज MDC है, ये हरा हरा क्षेत्र, ये दोनों त्रिभुज मिला के क्या बना रहे हैं, हमारे त्रिभुज DOC, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। उसी प्रकार जो पीला पीला दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो किस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, हमारा त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर, तो वही हमने लिख दिया। भाग 1 में हमें यही दर्शाना था, ठीक है। इसे हम अभी मान लेते हैं समीकरण 4, और यही हमारा भाग 1 का उत्तर भी होगा। समीकरण 4 में अभी हमने निकाला था DOC का क्षेत्रफल AOB के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसे हमने भाग 1 में सिद्ध किया था, ठीक है। अब दोनों तरफ हम त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, और दाईं तरफ हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब आप देखिए DOC और BOC का क्षेत्रफल मिला के किसका क्षेत्रफल हमारा बन रहा है, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, ठीक है, DCB इसका क्षेत्रफल बन रहा है। उसी प्रकार त्रिभुज AOB और BOC, AOB और BOC का क्षेत्रफल मिला के किसका क्षेत्रफल बन रहा है, हमारा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ठीक है। वही हमने लिख दिया यहाँ पर, वही हमें भाग 2 में सिद्ध भी करना है, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। तो यही हमारे इस प्रश्न के भाग 2 का उत्तर होगा। हमने थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया था कि त्रिभुज MDC और त्रिभुज NBA जो है सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, अर्थात संगत कोण भी बराबर होंगे, जिसे हम CPCT कहते हैं, ठीक है। तो हम क्रम देख लेते हैं, पहले अक्षर को आखिरी में ले जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, पहले अक्षर को आखिरी में ले जाएंगे दोनों तरफ, तो क्रम क्या बनेगा हमारा DCM और दाईं तरफ BN। तो हम कह सकते हैं कोण DCM कोण BN के बराबर होगा, कोण DCM कोण BN के बराबर होगा, ठीक है। और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, DCM और BN। क्यों, क्योंकि दो रेखाएं AB और DC को एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो अगर दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बने कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। और हमने प्रमेय 6.3 के वीडियो में पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, परस्पर समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर दो रेखाएं कौन सी है, AB और DC। तो हम कह सकते हैं कि AB और DC आपस में क्या होंगी, समानांतर, AB और DC आपस में समानांतर रेखाएं होंगी। तो हमने अभी अभी निकाला कि AB और DC जो है आपस में समानांतर हैं, और प्रश्न में हमें दिया गया है कि AB बराबर DC है, AB बराबर CD दिया है तो AB बराबर DC हो गया, ठीक है। AB और DC आपस में बराबर हैं। हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.8 के वीडियो में पढ़ा था, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी समभुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो समानांतर भी हो। यहाँ पर देखिए ABCD चतुर्भुज में AB और DC आपस में समानांतर भी हैं और आपस में बराबर भी हैं।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और हमें पता है अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं डीए और सीबी ये आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। क्यों? क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और हमें इस प्रश्न के इस भाग में यही सिद्ध करना था कि डीए समानांतर सीबी होगा, ठीक है, और एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो यही हमारे इस प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर भी होगा। प्रश्न 7 दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 7 में हमें दिया गया बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज ईबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो दर्शाना है कि डी और बीसी समानांतर हैं। तो इस प्रश्न को समझते हैं हम। हमें दिया गया एबीसी एक त्रिभुज है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बना दिया। और हमें दिया गया डी एबीसी त्रिभुज की भुजा एबी पर स्थित है। तो डी जो है भुजा एबी पर स्थित है, हम कहीं पे भी ले सकते हैं। और ई जो है भुजा एसी पर स्थित है, तो हमने ई ले लिया, भुजा एसी पर स्थित है। किस प्रकार कि त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज डीबीसी, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो, त्रिभुज ईबीसी के क्षेत्रफल के। ठीक है, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो त्रिभुज ईबीसी के क्षेत्रफल के, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये चीज प्रश्न में दी गई है। तो हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि डी और बीसी समानांतर होंगे। ठीक है, डी जो रेखा है, भुजा है, और बीसी जो भुजा है वो आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। जैसा कि मैंने बताया है ये प्रश्न बहुत ही आसान है, प्रमेय पे आधारित प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हम इससे हल करते हैं। त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज ईबीसी एक ही आधार बीसी पर स्थित है। ठीक है, और इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो भी त्रिभुज है उनमें जो दो अक्षर है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीसी और इसमें भी बीसी, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि एक ही आधार पर है। वो आधार क्या है, बीसी है। और क्या दिया गया है कि उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो हमने अध्याय 9 की प्रमेय 9.3 के वीडियो में पढ़ा था, एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज ईबीसी एक ही समांतर रेखाओं डी और बीसी के बीच स्थित होंगे। ठीक है, इसमें से कि बीसी तो आधार है। ठीक है, और दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, डी और बीसी के बीच स्थित होंगे। तो हम यहाँ से कह देंगे डी समानांतर होगा बीसी के, डी समानांतर होगा बीसी के। यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न 8, ठीक है, तो हम इस प्रश्न 8 को पहले समझ लेते हैं। प्रश्न 8 में हमें दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, फिर हमें दिया गया है एक्स वाई भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है, तो बीसी के समांतर है एक्स वाई, तो हमने एक रेखा ले ली एक्स वाई जो कि बीसी के समानांतर है। ठीक है, एक्स वाई और बीसी आपस में समानांतर है। और हमें दिया गया बी और एसी समानांतर है। ठीक है, तो एसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे हम बी से। ठीक है, जो एक्स वाई पर मिलेगी ई पर। ठीक है, तो बी समानांतर हो गया एसी के, बी और एसी समानांतर है। और हमें दिया गया है सी एफ और ए बी समानांतर है। ठीक है, तो ए बी के समानांतर सी से एक रेखा खींचेंगे जो एक्स वाई से मिल रही है एफ पर, तो सी एफ और ए बी समानांतर है, ये भी दे रखा प्रश्न में। और प्रश्न में दे रखा है कि भुजा बी जो है रेखा एक्स वाई को ई पर मिलती है। ठीक है, यहाँ ई पर मिलती है। उसी प्रकार हमें दे रखा है कि भुजा सी एफ जो है रेखा एक्स वाई को एफ पर मिलती है। तो हमें अब हम क्या करेंगे, ए को ई से मिला देंगे और ए को एफ से भी मिला देंगे। अब हमें इस प्रश्न में जो दर्शाना है, सिद्ध करना, वो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल, एबीई का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, एसीएफ के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है बी और एसी समानांतर है। अब हमें पता है अगर बी और एसी समानांतर है तो बी और सी वाई भी आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, क्योंकि सी वाई और एसी एक ही रेखा है, एक ही भुजा पर है, तो यहाँ पर हमने निकाला बी और सी वाई समानांतर है। ठीक है, और हमें प्रश्न में दिया गया है एक्स वाई और बीसी समानांतर है, एक्स वाई और बीसी समानांतर है, ये प्रश्न में दिया गया है हमें। तो अगर एक्स वाई और बीसी समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि ई वाई और बीसी भी समानांतर होंगे, क्योंकि एक ही रेखा है। ई वाई और एक्स वाई एक ही रेखा है, तो ई वाई और बीसी आपस में समान, ई वाई और बीसी आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, अब हमने अध्याय 8 चतुर्भुज
के परिचय में पढ़ा था, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल देंगे, जो हमारा BCYE है वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। BCYE हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। प्रश्न में हमें दिया गया है CF और AB समानांतर है। ठीक है, अगर CF और AB समानांतर है तो हम कह सकते हैं CF और BX भी आपस में समानांतर होंगे, क्योंकि BX और AB एक ही भुजा पर स्थित है। हमें प्रश्न में दिया गया XY और BC समानांतर है। ठीक है, अगर XY और BC समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि XF और BC भी आपस में समानांतर होंगे, क्योंकि XF और XY एक ही भुजा पर स्थित है। फिर हमने अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था, कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि BCFX जो है वो क्या होगा? हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। BCFX हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। हमने अब ये भी निकाला है कि BCYE जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और हमने ये भी निकाला था BCFX जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो समांतर चतुर्भुज BCYE है और समांतर चतुर्भुज BCFX है वो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा BC और EF पर स्थित है। ठीक है, तो हमने अध्याय 9 के प्रमेय 9.1 में पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो चतुर्भुज BCYE है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? चतुर्भुज BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, BCYE का क्षेत्रफल बराबर होगा BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। देखते हैं त्रिभुज AB और समांतर चतुर्भुज BCYE। ठीक है, ये दोनों एक ही आधार BE और एक ही समांतर रेखाओं BE और AC के बीच स्थित है। ठीक है, एक ही आधार के लिए तो मैंने बताया था आपको दो अक्षर समान होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में B और E और चतुर्भुज में भी B और E आ रहे हैं, तो एक ही आधार BE हो गया। ठीक है, और समांतर रेखाएं कौन सी होंगी? एक तो आधार ही होगा और दूसरी समांतर रेखाएं हैं A और C। ठीक है, बीच स्थित है। तो हमने अध्याय 9 में के परिचय में पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज AB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज BCYE के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। और अभी अभी हमने समीकरण 1 में निकाला था, चतुर्भुज BCYE का क्षेत्रफल किसके बराबर है? चतुर्भुज BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज BCYE की जगह रख देंगे चतुर्भुज BCFX। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 गुणा चतुर्भुज BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। उसी प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज BCFX। ठीक है, एक ही आधार CF पर है त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज BCFX एक ही आधार CF पर है। ठीक है, फिर से वही देखिए, त्रिभुज में दो अक्षर CF और चतुर्भुज में भी दो अक्षर CF। ठीक है, तो ये दोनों का सेम आधार हो जाएगा, एक ही आधार हो जाएगा CF, और एक ही समांतर रेखाएं CF और AB के बीच स्थित है। CF और AB के बीच स्थित है। ठीक है, तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा समांतर चतुर्भुज BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 में हमने निकाला था त्रिभुज AB का क्षेत्रफल किसके बराबर आया था? 1/2 गुणा चतुर्भुज BCFX के क्षेत्रफल के बराबर। अब आप देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 में दाईं तरफ बराबर है। क्या है दाईं तरफ दोनों में? 1/2 गुणा BCFX का क्षेत्रफल। समीकरण 2 में भी वही है, 1/2 गुणा BCFX का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 बराबर होंगे, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों। प्रश्न 9 को समझते हैं हम। हमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें फिर बोला गया कि AB भुजा को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया।
ठीक है, तो हमने ए बी भुजा को बिंदु पी तक बढ़ा दिया। फिर हमें कहा गया ए से होकर सीपी के समांतर रेखा बढ़ाई गई। ठीक है, तो सीपी पहले बना लिया हमने, फिर ए से सीपी के समांतर रेखा खींच ली। ठीक है, ए से बढ़ाकर सीपी के समांतर खींच ली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ए क्यू है वो समानांतर होगा सीपी के। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। और वो रेखा सीबी को कहाँ मिल रही है, क्यू पर। ठीक है, तो सीबी को आगे बढ़ा दिया और क्यू से मिला दिया। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो पीबी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है जो आकृति में हमें दिया गया है, उसको हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आकृति इस तरह बनी है। ठीक है, इसको हमने समझाया। प्रश्न में तो ये आकृति एक साथ दे रखी है। ठीक है, पर ये कैसे बनी वो हमने समझा दिया। ठीक है, तो हमें क्या इसमें दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जो दिया गया प्रश्न में, उसका जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये हमें दर्शाना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। पहले बिंदु ए और सी को जोड़ देते हैं और बिंदु पी और क्यू को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज ए सी क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू है। ठीक है, त्रिभुज ए सी क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, एक ही आधार एक क्यू पर स्थित है। ठीक है, अब आधार पहचानने के लिए हमने बताया था कि अक्षर समान होने चाहिए। तो त्रिभुज ए सी क्यू में ए और क्यू है और त्रिभुज ए पी क्यू में भी ए और क्यू है, तो इन दोनों का समान आधार है ए क्यू। और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा है, ए क्यू तो है ही और दूसरी सीपी, ए क्यू और सीपी के बीच स्थित है। तो हमने अध्याय 9, इसी अध्याय 9 की प्रमेय 9.2 के वीडियो में पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो त्रिभुज एसी क्यू का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज एपी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज एसी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एपी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर। हम समीकरण में दोनों तरफ ए बी क्यू का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, ए बी क्यू का क्षेत्रफल कौन सा वाला है, ये वाला त्रिभुज ए बी क्यू। ठीक है, ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मिलेगा ए सी क्यू के क्षेत्रफल में से ए बी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे और ए पी क्यू के क्षेत्रफल में भी ए बी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ए सी क्यू के क्षेत्रफल में से ए बी क्यू घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, वो हमने लिख दिया। उसी प्रकार ए पी क्यू के क्षेत्रफल में से ए बी क्यू घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी बी क्यू का क्षेत्रफल, वो हमने लिख दिया पी बी क्यू का क्षेत्रफल। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। एसी जो है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण है जो हमने रचना में खींचा था। ठीक है, अब हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.1 में पढ़ा था, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज एसीडी के, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था यदि जो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो ये जो एबीसी है और एसीडी त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों मिलकर किसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा और त्रिभुज एसीडी का जो क्षेत्रफल है वो भी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। क्यों, क्योंकि एबीसी और एसीडी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो इसका मतलब एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो दो बराबर भागों में बट रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। पीक्यू जो है समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर का एक विकर्ण है जो हमने रचना में खींचा था। हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.1 के वीडियो में पढ़ा था, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि त्रिभुज पीबीक्यू और त्रिभुज पीआरक्यू जो है वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। और हमने अध्याय 9 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है यदि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज पीबीक्यू और पीआरक्यू जो है उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों त्रिभुज जो है का क्षेत्रफल मिला के किसके बराबर होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम क्या पाएंगे, ये जो त्रिभुज पीबी क्यू का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, पीबी क्यू का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज पीबी क्यू आर के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3।
हमने समीकरण 2 लिख दिया, समीकरण 3 लिख दिया और समीकरण 1 लिख दिया। अब समीकरण 1 में देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज पीबीक्यू के क्षेत्रफल के बराबर है। समीकरण 2 में हमें दिया गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और समीकरण 3 में हमें दिए गए त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों के दाईं तरफ को हम बराबर कर देंगे समीकरण 2 और 3 के। तो हमें क्या मिलेगा? एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा बराबर किसके हो जाएगा? पीबीक्यूआर के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 को हम काट सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एबीसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर मिलेगा? पीबीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर मिला हमें पीबीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 10 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं। हमें दिया गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जिसमें हमें दिया गया ए बी और डी सी समानांतर हैं, तो ए बी और डी सी समानांतर होंगे। और हमें दिया गया है विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पर। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है और हमें प्रश्न में क्या दर्शाना है कि एओडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल के बराबर। ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। त्रिभुज एबीडी, ये वाला जो त्रिभुज है, और त्रिभुज एबीसी, एक ही आधार ए बी। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में ए बी और दूसरे त्रिभुज में भी ए बी, तो एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखा है, तो उनमें एक समांतर रेखा तो ए बी होती है, दूसरी क्या है? डी सी। देखिए ए बी और डी सी, ए बी और डी सी हमें समांतर रेखाएं ये प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, ए बी समानांतर है डी सी, तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाएं ए बी और डी सी के बीच स्थित है। हमने अध्याय 9 की प्रमेय 9.2 में पढ़ा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब दोनों तरफ एबीओ का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल, दूसरी दाईं तरफ भी क्या मिलेगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एबीओ को माइनस किया दोनों त्रिभुजों में से हमने, तो हमें क्या मिलेगा? एबीडी में से एबीडी एबीडी जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें से एबीओ को माइनस किया इस वाले को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एओडी। ठीक है, हमें मिलेगा एओडी। उसी प्रकार एबीसी जो बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी, इसमें से हमने एओबी को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? बीओसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एओडी बराबर बीओसी, एओडी का क्षेत्रफल बराबर बीओसी के क्षेत्रफल के, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। एओडी का क्षेत्रफल बीओसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 11, इस प्रश्न में हमें दिया गया है एबीसीडी एक पंचभुज है, तो हमने एबीसीडी एक पंचभुज यहाँ पर बना लिया। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है पंचभुज मतलब इसकी 5 भुजाएं हैं। फिर हमें दिया गया है बी से होकर एसी के समांतर रेखा खींची, तो पहले तो ए और सी को मिला दिया, फिर बी से होकर इस एसी के समांतर एक रेखा खींची जो कि डीसी को एफ पर मिलती है, तो डीसी को बढ़ाया और एफ पर वो मिलती है रेखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए और एफ को भी आपस में मिला देंगे क्योंकि इस प्रश्न के 2 भाग है और हम देखते हैं इन दोनों भागों में हमें क्या क्या दर्शाना है। पहले भाग में हमें दर्शाना है कि एसीबी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? एसीएफ के क्षेत्रफल के, ये हमें पहले भाग में दर्शाना है। ठीक है, और दूसरे भाग में हमें दर्शाना है एईडीएफ। ठीक है, तो पहले तो हमने एईडीसी बना लिया, और एईडीएफ क्या होगा? ये वाला जो क्षेत्रफल है एईडीसी और एसीएफ के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा? होना चाहिए, क्या दर्शाना है हमें? ए बी सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है आपका एईडीसी का क्षेत्रफल धन एबीसी का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमें दूसरे भाग में दर्शाना है। इस प्रश्न का पहला भाग तो बहुत ही आसान है और प्रमेय पर आधारित है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज एसीएफ। ठीक है, ये दोनों एक ही आधार एसी पर स्थित हैं। अब देखिए त्रिभुज एसीबी में एसी आ रहा है और एसीएफ में भी एसी आ रहा है, तो आधार मिल गया हमें एसी, और एसी और एक ही समांतर रेखा एसी और बीएफ के बीच स्थित है। एसी और बीएफ समानांतर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है।
तो ये दोनों त्रिभुज ACB और ACF एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC और BF के बीच स्थित है। अब हमें पता है अध्याय 9 की प्रमेय 9.2 के वीडियो में हमने पढ़ा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यही हमें इस प्रश्न के पहले भाग में दर्शाना था, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न के पहले भाग में हमने सिद्ध किया है, दर्शाया है कि त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ हम ACD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो बहुत ही आसान है। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल धन त्रिभुज धन ACD का क्षेत्रफल, दाईं तरफ क्या हो जाएगा, ACF का क्षेत्रफल धन ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए ACB के क्षेत्रफल में, ठीक है, ACB का क्षेत्रफल ये रहा, ACD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, ACD का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, ABCDE, ठीक है, ये मिलेगा ABCDE मिलेगा हमें। तो बाएं तरफ वाले को हम क्या कह देंगे, क्योंकि ये दो आकृतियों से मिलकर बना है ACB और ACDE, ये दोनों का क्षेत्रफल मिला के किसके बराबर हो जाएगा, ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दाईं तरफ ACF का क्षेत्रफल, ये नीला वाला क्षेत्रफल, धन ACD का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल मिलके किसके बराबर हो जाएंगे, देखिए AEDF, ठीक है, AEDF इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया AEDF का क्षेत्रफल। अब बाएं को दाईं तरफ, दाएं को बाईं तरफ ले जाते हैं बस, तो बायां वाला दायां वाला बाईं तरफ आ गया, बायां वाला दाईं तरफ चला गया। यही हमें प्रश्न के दूसरे भाग में दर्शाना था, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 12 में हमें दिया गया गांव का एक निवासी है इतवारी, ठीक है, इतवारी उस निवासी का नाम है, के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। ठीक है, मतलब कि उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था जिसका आकार चतुर्भुज के आकार का था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड, इतवारी के भूखंड के एक कोने से कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। ठीक है, जो चतुर्भुज के आकार का भूखंड था उसमें से एक कोने का कुछ भाग लेने का निर्णय लिया, ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके, मतलब वहां पर एक छोटा सा अस्पताल खोला जा सके उसके लिए। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध, इस कंडीशन के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले जो ग्राम पंचायत लेना चाहती है उसके उसी भूखंड के संलग्न, संलग्न मतलब चिपका हुआ, एक ऐसा भाग दिया जाए कि उससे उसका जो भूखंड है वो त्रिभुज के आकार का हो जाए। तो हमें कहा गया है कि स्पष्ट कीजिए इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, मतलब कि पूरा किया जाएगा। तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है, वो हमने एक बना लिया ऐसे ही, फिर हमने कुछ और बनाया है जिसको हम आगे रचना में दिखाएंगे। ठीक है, पर अभी हम प्रश्न को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभी हमने रेखाएं खींची हैं उसको हम आगे रचना में बताएंगे। ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के कोने से कुछ हिस्सा लेने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये चतुर्भुजाकार तो भूखंड इतवारी का है ही, हम मान लेते हैं कि ये जो भूखंड है COD ये वाला, ये ग्राम पंचायत उससे ले लेगी और इस भाग के बदले उसे जो चतुर्भुजाकार भूखंड है उसी के संलग्न एक भाग दे देगी। कौन सा भाग दे देगी, ये वाला BOE। ठीक है, तो उससे उसका आकार क्या हो जाएगा, उससे जो है इतवारी का जो भूखंड है उसका आकार क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ADE, ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकार का हो जा रहा है ADE। ठीक है, पर यहाँ पर फिर हमें देखना होगा कि जो भूखंड लिया था COD उसका जो क्षेत्रफल है वो जो भूखंड दिया जा रहा है BOE उसके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो ABCD तो चतुर्भुजाकार भूखंड है वो तो दिया गया है। ठीक है, B और D को जोड़ देते हैं विकर्ण को। ठीक है, अब C से होकर DB के समानांतर एक रेखा खींची। ठीक है, जो AB को कहाँ पर मिलती है, E पर मिलती है। तो CE और जो DB है वो क्या है, आपस में समानांतर है। बिंदु D और E को जोड़ देते हैं हम, और हम मान लेते हैं कि जो BC है और DE है आपस में एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो भूखंड का टुकड़ा ले रही है गांव DOC उसका क्षेत्रफल जो भूखंड का टुकड़ा दे रही है BOE उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये प्रश्न हल हो पाएगा, ये चीज प्रस्ताव कार्यान्वित हो पाएगा अगर ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हुआ तो, क्योंकि तभी उसके बाद जो है
बचा हुआ भूखंड जो है इतवारी के पास, उसका आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। इसको हल करते हैं। त्रिभुज डीबीसी, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज डीबीई एक ही आधार डीबी पर स्थित है। देखिए त्रिभुज डीबीसी में डीबी है और त्रिभुज डीबीए में भी डीबी है, तो ये एक ही आधार डीबी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाएं डीबी और सी के बीच स्थित है। ठीक है, डीबी और सी के बीच स्थित है। डीबी और सी समानांतर है। ठीक है, ये हमने रचना में माना था। ठीक है, रचना की थी। सी जो है डीबी के समानांतर रेखा खींची थी। तो हमने इसी अध्याय 9 के प्रमेय 9.2 में पढ़ा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज डीबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज डीबीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। डीबीसी का क्षेत्रफल डीबीई के क्षेत्रफल के बराबर है। अब दोनों तरफ हम डीबीओ का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ये जो हरा वाला दिख रहा है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दोनों में से घटा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा डीबीसी के क्षेत्रफल में से डीबीओ का क्षेत्रफल घट जाएगा और डीबीई के क्षेत्रफल में से भी डीबीओ का क्षेत्रफल घट जाएगा। अब डीबीसी के क्षेत्रफल में से अगर डीबीओ का क्षेत्रफल घटेगा तो क्या बचेगा? सीओडी का क्षेत्रफल, ये नीला वाला। उसी प्रकार डीबीई के क्षेत्रफल में से ये डीबीओ का क्षेत्रफल घटेगा तो क्या बचेगा? ये पीला वाला क्षेत्रफल, जिसे हम कह देंगे बीओई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सीओडी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा बीओई के क्षेत्रफल के। ठीक है, सीओडी और बीओई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। और यही हमें दर्शाना था कि जो जितना क्षेत्रफल लिया है ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए, उतना ही उस बेचारे इतवारी को वो दे दें। ठीक है, तो अब जो इतवारी के पास भूखंड बचेगा, उस भूखंड का आकार क्या होगा? ठीक है, उस भूखंड का आकार होगा ए बी, जो है वो बचेगा इतवारी के पास, और इसका आकार क्या हो रहा है? त्रिभुजाकार। और वही उसकी कंडीशन थी, प्रतिबंध था इतवारी का, कि जब मुझे नया भूखंड मिले तो पूरे भूखंड का आकार क्या हो जाए? त्रिभुजाकार हो जाए। ठीक है, तो वो हो गया। अब हम इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बारे में लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। इतवारी का जो चतुर्भुजाकार भूखंड है एबीसीडी, उसका एक कोना जो है सीओडी, वो ग्राम पंचायत ले लेगी। ठीक है, इतवारी ग्राम पंचायत को दे देगा। उसके बदले ग्राम पंचायत जो है उसे उसी चतुर्भुजाकार भूखंड एबीसीडी के संलग्न जो है बीओई आकार का क्षेत्रफल दे देगा। ठीक है, अब सीओडी को हटाने से के बाद और बीओई को जोड़ने के बाद जो इतवारी का भूखंड बचेगा वो क्या होगा? एईडी, और उसका आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 13 में हमें दिया गया है एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, तो हमने समलंब खींच लिया एबीसीडी, जिसमें कि एबी और डीसी समानांतर हैं। ठीक है, और दिया गया है कि एसी के समानांतर, तो पहले तो एसी खींच लिया। एक रेखा है जो एबी को एक्स पर काटती है। ठीक है, एसी के समानांतर एक रेखा है जो एबी को एक्स पर काट रही है, और वही वही जो समांतर रेखा है एसी के, वो बीसी को कहाँ काट रही है? वाई पर। ठीक है, बीसी को वाई पर काट रही है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि जो एडीएक्स का क्षेत्रफल है, ये जो पीला वाला क्षेत्रफल है, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? एसी वाई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले वो कर लेते हैं हम। ए और वाई को जोड़ते हैं, डी और एक्स को जोड़ना है, और सी और एक्स को जोड़ना है। तो ये रचना हमने कर ली। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। त्रिभुज एडीएक्स और त्रिभुज एसीएक्स, त्रिभुज एडीएक्स और त्रिभुज एसीएक्स, एक ही आधार एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और एक्स जो है एडीएक्स में है और ए और एक्स जो है एसीएक्स में है, तो आधार उनका कॉमन हो गया, एक ही आधार हो गया ए एक्स, और एक ही समांतर रेखाएं। ठीक है, ए एक्स हो गया, और एक ही समांतर रेखाएं ए एक्स और डीसी के बीच स्थित है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया ए बी और डीसी समानांतर है। ए बी और डीसी समानांतर है तो ए एक्स और डीसी भी समानांतर होंगे। ठीक है, तो हो गया त्रिभुज एडीएक्स और त्रिभुज एसीएक्स, एक ही आधार ए एक्स और एक ही समांतर रेखा ए एक्स और डीसी के बीच स्थित है। अब हमने अध्याय 9 के प्रमेय 9.2 के वीडियो में पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि एडीएक्स का जो क्षेत्रफल है वो एसीएक्स के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज एडीएक्स का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीएक्स के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज एसीएक्स, ये जो त्रिभुज एसीएक्स है और त्रिभुज एसीवाई, इसमें देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार एसी पर स्थित है, एसी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में एसी आ रहा है,
AC x में भी और AC y में भी। तो एक ही आधार AC पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाएं AC और XY पर स्थित है। AC और XY समांतर हैं, ये प्रश्न में दिया गया है हमें। ठीक है, तो त्रिभुज ACX और त्रिभुज ACY एक ही आधार AC पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं AC और XY के बीच स्थित है। अब हमने इसी अध्याय की प्रमेय 9.2 के वीडियो में देखा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज ACY के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमने समीकरण 1 लिख लिया और समीकरण 2 लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल और समीकरण 2 में भी त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 2 से उठा के, और समीकरण 2 में त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिभुज ACY के क्षेत्रफल के बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ADX त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ACY के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ACY के क्षेत्रफल के बराबर, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 14 में हमें एक आकृति दी गई है और उस आकृति में दिया गया है कि AP समानांतर है BQ के और BQ समानांतर है CR के। मतलब कि ये तीनों भुजाएं जो है आपस में समानांतर हैं, AP, BQ और CR। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज ABQ, ये जो त्रिभुज ABQ है, और त्रिभुज PBQ, ये जो त्रिभुज PBQ है। ठीक है, ये एक ही आधार BQ पर स्थित है। ठीक है, देखिए दोनों में BQ आ रहा है, एक ही आधार BQ पर स्थित है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखा BQ और AP के बीच स्थित है। BQ और AP समानांतर रेखाएं हैं, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो ABQ और PBQ त्रिभुज एक ही आधार BQ और एक ही समांतर रेखाएं BQ और AP के बीच स्थित है। और हमने इसी अध्याय की प्रमेय 9.2 में पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज PBQ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम देखते हैं त्रिभुज CBQ और त्रिभुज RBQ। ठीक है, ये त्रिभुज एक ही आधार BQ पर स्थित है। ठीक है, देखिए क्योंकि दोनों में BQ आ रहा है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाएं BQ और CR के बीच स्थित है। BQ और CR के बीच, BQ और CR समांतर है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, BQ और CR के बीच स्थित है। तो त्रिभुज CBQ और त्रिभुज RBQ एक ही आधार BQ और एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच स्थित है। प्रमेय 9.2 के वीडियो में हमने पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि त्रिभुज CBQ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज RBQ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। हमने समीकरण 1 लिख दिया और समीकरण 2 लिख दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब दोनों के बाएं तरफ को जोड़ लेंगे और दोनों के दाएं तरफ को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ABQ का क्षेत्रफल धन CBQ का क्षेत्रफल बराबर PBQ का क्षेत्रफल धन RBQ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए ABQ और CBQ इन दोनों के क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, ACQ के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। उसी प्रकार देखिए PBQ का क्षेत्रफल और RBQ का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल, नीला वाला क्षेत्रफल किसके बराबर हो रहा है, PBR के क्षेत्रफल के बराबर, तो हमने लिख दिया PBR का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, AQC का क्षेत्रफल PBR के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने दर्शा दिया, तो यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर होगा। प्रश्न 15 में हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब होगा। ठीक है, और हमें पता है समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, पहले तो जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम समझ लेते हैं। हमें दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज बना लिया जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें दिया गया है कि AOD का जो क्षेत्रफल है वो BOC के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, दोनों तरफ AOB जोड़ देते हैं, AOB का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा AOD का क्षेत्रफल धन AOB का क्षेत्रफल, दाईं तरफ क्या बनेगा BOC का क्षेत्रफल धन AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए AOD और
AOB का क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ABD के क्षेत्रफल के, वो हमने लिख लिया। उसी तरह BOC और AOB का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे, ABC के क्षेत्रफल के बराबर होंगे, तो ये हमने लिख लिया। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार AB पर स्थित है। देखिए दोनों में AB आ रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है। और अभी अभी हमने निकाला था त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हमने अध्याय 9 की प्रमेय 9.3 में पढ़ा था, एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही समांतर रेखा है, उनमें से एक रेखा तो AB होगी, ठीक है, AB, और दूसरी समांतर रेखा कौन सी होगी, DC के बीच स्थित है। तो हम कह पाएंगे AB और DC क्या है, आपस में समानांतर है। और ABCD क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है जो प्रश्न में दिया गया है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक समलंब होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज जो है उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर AB और DC सम्मुख भुजाएं हैं चतुर्भुज ABCD की, और ये समानांतर है, तो ABCD क्या होगा, हमारा एक समलंब चतुर्भुज होगा। यही हमें दर्शाना था इस प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 16 में हमें एक आकृति दी गई है जो कि हमने बना ली है, ठीक है। और इस आकृति में हमें दिया गया है कि DRC का जो क्षेत्रफल है वो DPC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये DRC है पीला वाला, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, DPC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और हमें दिया गया है कि BDP का जो क्षेत्रफल है ये हो गया BDP, इसका क्षेत्रफल जो है ARC के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो हमें दर्शाना है कि दोनों चतुर्भुज कौन कौन से, ABCD और एक समलंब चतुर्भुज होगा, और DCPR भी एक समलंब चतुर्भुज होगा, ये हमें दर्शाना है इस प्रश्न में, ठीक है। त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC जो है वो एक ही आधार DC पर स्थित है, क्योंकि दोनों में देखिए D और C आ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। तो हमने अध्याय 9 की प्रमेय 9.3 में पढ़ा था, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे कि त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी, DC और RP के बीच स्थित होंगे, ठीक है, DC और RP के बीच स्थित होंगे, ठीक है। तो DC और RP क्या होंगी, समानांतर भुजाएं होंगी। और हमें पता है अगर एक चतुर्भुज की में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो DCPR है हमारा वो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। और यही हमें दर्शाना भी था इस प्रश्न के एक भाग में, दूसरे भाग में, ठीक है, तो ये दर्शा दिया। तो यही हमारे प्रश्न 16 के दूसरे भाग का उत्तर होगा कि DCPR क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। BDP का क्षेत्रफल और ARC का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। BDP और ARC का क्षेत्रफल बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। अब दोनों तरफ DPC को घटा लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, BDP का क्षेत्रफल में से DPC का क्षेत्रफल घट गया और दाईं तरफ ARC के क्षेत्रफल में से DPC का क्षेत्रफल घट गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए BDP में से अगर हम ये नीचे वाला DPC घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा हमारा, BDC, तो हम कह देंगे BDP में से DPC घटाया तो हमें मिला BDC। तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ARC का क्षेत्रफल माइनस DPC का क्षेत्रफल। अभी जो है DRC का क्षेत्रफल और DPC का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर DPC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DRC लिख सकता हूँ, क्योंकि DRC और DPC का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम यहाँ पर DPC की जगह रख देंगे DRC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा BDC का क्षेत्रफल बराबर ARC का क्षेत्रफल माइनस DRC का क्षेत्रफल। अब ये ARC का क्षेत्रफल है, इसमें से हम DRC का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कह देंगे, ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो BDC का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, हमारा ADC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BDC और ADC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम देखते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ADC, ठीक है, एक ही आधार DC पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि दोनों में DC आ रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं आपस में, ठीक है, ये अभी अभी हमने निकाला BDC और ADC के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो
प्रमेय 9.3 के अनुसार क्या होगा, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि त्रिभुज बीडीसी और एडीसी एक ही समांतर रेखाओं डीसी और एबी के बीच स्थित होंगे, डीसी और एबी के बीच स्थित होंगे। ठीक है, तो डीसी और एबी क्या होंगे, हमारी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर भुजाएं होंगी। और एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो एबीसीडी इस चतुर्भुज में एबी और डीसी सम्मुख भुजाएं हैं और ये समानांतर हैं। तो हम कह पाएंगे कि एबीसीडी क्या होगा, हमारा एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समानांतर होता है, जो कि यहाँ पर है, एबी और डीसी आपस में समानांतर है। तो एबीसीडी क्या है, हमारा एक समलंब चतुर्भुज होगा। और यही हमें दर्शाना था प्रश्न के पहले भाग में। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।